कल तक हमने फॉर्मेट का लेक्चर नंबर 22 डिस्कस किया था कल हमने, जिसमें हमने स्टेप नंबर 6 तक कंप्यूटेशन कर ली थी। और हमारे पास स्टेप नंबर 6 के बाद ग्रॉस टैक्स पेबल आया था। कितनी अमाउंट आई थी कल तक के लेक्चर में? 988। ग्रॉस टैक्स पेबल कल तक के लेक्चर में हमारा आया था जी 21,988। स्टेप नंबर 6 तक। स्टेप नंबर 1 में रोज़ देखें ये स्टेप्स रिवाइज करवा रहा हूँ कि ये इस तरतीब से आपके फिंगर टिप्स पे होने चाहिए। सबसे पहले हमने एक्चुअल टैक्सेबल इनकम में ऐड किया शेयर फ्रॉम ईओपी, तो टैक्सेबल इनकम आ गई फॉर रेट पर्पस। तो पहला स्टेप था रेट पर्पस वाली इनकम पर टैक्स निकालना है। दूसरा स्टेप था इस टैक्स को एक्चुअल टैक्सेबल इनकम के हिसाब से बदलना है। तीसरा स्टेप था कंसेशन फॉर सीनियर सिटीजन एंड डिसेबल पर्सन्स। फोर्थ स्टेप था कंसेशन फॉर टीचर्स, फुल टाइम टीचर्स एंड रिसर्चर्स। फिफ्थ स्टेप था फॉरेन टैक्स क्रेडिट। और सिक्स स्टेप हमने जो कल डिस्कस किया दैट इज एवरेज रिलीफ, टैक्स में ओस छूट देनी है। ये 6 स्टेप था। इस तरतीब से आपको ये याद होने चाहिए। आज हमने स्टेप नंबर 7 डिस्कस करना है, दैट इज ऐड टैक्स ऑन सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम। अब हमने ऐड करने हैं टैक्सेस, वो टैक्सेस जिनके बारे में हम पहले लिख चुके थे कि ये वाली इनकम्स टैक्सेबल नहीं होंगी, यहां पर ये सेपरेट ब्लॉक में टैक्सेबल होंगी। ये वो इनकम हैं जिनके साथ हमने तब लिख दिया था टैक्सेबल अंडर सेपरेट ब्लॉक। अब वो सारे टैक्सेस जो सेपरेट ब्लॉक में लिखे थे ना, उनको 1 बाय 1 यहाँ पर टैक्स उनकी परसेंटेज तो गिवन थी हमें, जस्ट हमने उनकी अमाउंट पे वो परसेंटेज अप्लाई करके टैक्स निकालना है और यहाँ पर ऐड करना है। सबसे पहले यहाँ पर क्या आएगा बेटा? सबसे पहले यहाँ पर आएगा, तरतीब नहीं है कोई, लेकिन जो चीज़ें याद रखनी है आपने। आप सब लोग अपने फॉर्मेट में इनकम फ्रॉम सैलरी वाला पोर्शन निकालें ज़रा। अपने फॉर्मेट में इनकम फ्रॉम सैलरी वाला पोर्शन निकालें, उसमें फुली टैक्सेबल आइटम्स निकालें। फॉर्मेट में इनकम फ्रॉम सैलरी वाला पोर्शन निकालें। मैंने कहा था ये फॉर्मेट आपके रजिस्टर्स पर तरतीब से पहले लेक्चर से लेके एंड वाले लेक्चर तक नोट होना चाहिए, दरमियान में कोई ब्रेक नहीं आनी चाहिए। अगर ये फॉर्मेट चाहते हैं कि आपके लिए हेल्पफुल हो ना, न्यूमेरिकल करने के लिए हेल्पफुल हो, तो ये न्यूमेरिकल कॉन्टीन्यूसली लेक्चर नंबर 1 से लेकर आज तक के लेक्चर तक इकट्ठा होना चाहिए था एक ही रजिस्टर पे। मैंने पहले दिन समझाया था। अगर आप इनकम फ्रॉम सैलरी वाला पोर्शन निकालें और उसमें फुली टैक्सेबल आइटम देखें, तो उसमें देखें लिखा हुआ है गोल्डन हैंडशेक। गोल्डन हैंडशेक फुली टैक्सेबल किया हुआ है और ब्रैकेट में लिखा हुआ है इफ एवरेज रेट्स आर नॉट गिवन। गोल्डन हैंडशेक के साथ मैंने फॉर्मेट में लिखवाया था, इनकम फ्रॉम सैलरी का पोर्शन था। इनकम फ्रॉम सैलरी के पोर्शन में जब फुली टैक्सेबल आइटम मैं लिखवा रहा था तो वहाँ गोल्डन हैंडशेक लिखवाया था और वो ब्रैकेट में लिखवाया था इफ एवरेज रेट्स आर नॉट गिवन। तो वो इनकम फ्रॉम सैलरी में फुली टैक्सेबल है। इनकम फ्रॉम सैलरी की फुली टैक्सेबल आइटम में फुली टैक्सेबल था, लेकिन वो तब था जब एवरेज रेट्स गिवन ना हो। अब क्या करना है? गोल्डन हैंडशेक पर टैक्स लगाना है। गोल्डन हैंडशेक पर कितना टैक्स लगाना है? गोल्डन हैंडशेक की अमाउंट पर कितना टैक्स लगाना है? एवरेज रेट ऑफ टैक्स। एवरेज रेट ऑफ टैक्स से टैक्स कैलकुलेट करना है और ये टैक्स आपने यहाँ पर ऐड कर देना है। मिसाल के तौर पर गोल्डन हैंडशेक की अमाउंट, मैं मिसाल दे रहा हूँ, गोल्डन हैंडशेक की अमाउंट है जी फॉर एग्जांपल 10 लाख
इस पर हम एवरेज रेट निकालते हैं। एवरेज रेट कैसे आएगा? आपको पिछले 2 या 3 सालों के टैक्स रेट गिवन होंगे। जब आपको पिछले 2 या 3 साल के टैक्स रेट गिवन होना, समझ लें गोल्डन हैंडशेक के लिए यूज़ करना है आपने उन्हें। मिसाल के तौर पे हमें पिछले 3 सालों का टैक्स रेट दिया जाता है, क्वेश्चन में दिया होगा, लिखा होता है जी 10%, 15% एंड 25%। ये पिछले 3 सालों का टैक्स रेट है। टैक्स रेट्स ऑफ प्रीसीडिंग 3 ईयर्स। ये टैक्स रेट है जी पिछले 3 सालों का। तो क्या करें, इसकी एवरेज निकालें। एवरेज निकालने का तरीका है पिछले 3 सालों के रेट को ऐड करें और 3 पर डिवाइड कर दें। 10, 15, 25 इन तीनों को ऐड करें, 3 पर डिवाइड करें, कितना आएगा जी? कितना आएगा जी? 16.67% आएगा। आपने ये 16.67% रेट यहाँ पर गोल्डन हैंडशेक की अमाउंट पर अप्लाई कर देना है। तो ये आपके पास टैक्स आ जाएगा जी 1,66,667, 1,66,667। ये 10 लाख पर जब आप 16.67% टैक्स लेंगे ना, तो ये आ जाएगा। पहली चीज़ आपने सेपरेट ब्लॉक में ये याद रखनी है, क्या? गोल्डन हैंडशेक। दूसरी चीज़ जो आपने सेपरेट ब्लॉक में याद रखनी है, आप ज़रा देखें इनकम फ्रॉम सैलरी के बाद क्या हेड दिया था आपने अपने फॉर्मेट्स में। देखें इनकम फ्रॉम सैलरी जब ख़त्म हो गई तो उसके बाद क्या लिखा था? फॉर्मेट में देख लें, इनकम फ्रॉम सैलरी जब ख़त्म हो गई थी तो उसके बाद हमने लिखा था इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। और प्रॉपर्टी इनकम जितनी भी आई थी हमने उसको इनर कॉलम में रखा था, उसको आउटर कॉलम में ऐड नहीं किया था। प्रॉपर्टी इनकम में हमने 1/10 ऑन एडजस्टेबल एडवांस भी ऐड किया, एक्सपेंसेस ऑफ लैंडलॉर्ड बोन बाय द टेनेंट भी ऐड किया, साइनिंग अमाउंट रिसीव भी ऐड की, टोकन मनी फॉरफिटेड भी ऐड की। जितनी प्रॉपर्टी इनकम आई थी उसके साथ हमने लिखा था टू बी टैक्स सेपरेटली अंडर सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम। प्रॉपर्टी पर अब तक हमने टैक्स नहीं लगाया, अब लगाने लगे हैं। यहां पर अब ऐड करना है ऐड टैक्स ऑन प्रॉपर्टी इनकम, टैक्स ऑन प्रॉपर्टी इनकम। मैंने तब भी बताया था कि ये सेपरेट ब्लॉक की ज़रूरत क्यों पड़ती है, क्योंकि इनके टैक्स रेट्स डिफरेंट होते हैं। जिनके टैक्स रेट डिफरेंट होते हैं ना, जिनके टैक्स रेट्स डिफरेंट होते हैं उन पर सेपरेट ब्लॉक में जाके टैक्स लगाते हैं। फॉर एग्जांपल आपकी प्रॉपर्टी इनकम है जी, फॉर एग्जांपल हम अज्यूम कर लेते हैं, ये सिर्फ समझने के लिए कि आपकी प्रॉपर्टी इनकम है जी 3,20,000। तो इस 3,20,000 पर कैसे टैक्स निकालना है बेटा? बुक का पेज नंबर 289 निकालें, उस पर प्रॉपर्टी के टैक्स रेट का टेबल दिया हुआ है, प्रॉपर्टी के टैक्स रेट का टेबल दिया हुआ है। सब लोग बुक्स निकालें, टैक्स रेट का टेबल देखें पहले, प्रॉपर्टी के टैक्स रेट का टेबल देखें। शाबाश, 389 सॉरी 389 पेज निकालें बुक का और प्रॉपर्टी के टैक्स रेट का टेबल देखें। 389 जहां पर टोटल इनकम के टैक्स रेट्स गिवन है ना, वहां पे प्रॉपर्टी के टैक्स रेट भी गिवन है। देखें जी प्रॉपर्टी के टैक्स रेट कितने गिवन है? पेज नंबर 389 के बाद 389 में तो टोटल टैक्स रेट्स दिए हुए हैं, प्रॉपर्टी के टैक्स रेट दिए हुए हैं। पेज नंबर 386 पर, पेज नंबर 386 पर देखें टैक्स रेट्स क्या लिखे हुए हैं। कहता जी वेयर द ग्रॉस अमाउंट ऑफ रेंट, रेंट की रकम अगर 2 लाख तक हो ना तो उस पर कोई टैक्स नहीं है। और अगर प्रॉपर्टी इनकम 2 लाख से लेकर 6 लाख के दरमियान हो तो 2 लाख से जितनी ज़्यादा होगी उस पर 5% टैक्स है। तो 3,20,000 में से 2 लाख पर तो कोई टैक्स नहीं है,
जो अबव 1,20,000 है इस पर 5% टैक्स है। 2 लाख तो पूरे साल का रेंट हमने लिखा है 3,20,000, पूरे साल की रेंटल इनकम हमने लिखी है 3,20,000, उसमें से 2 लाख एग्जेम्प्ट है, 1,20,000 पर 5% टैक्स है। ये रेट्स आपको याद करने पड़ने हैं। पेपर में ये वाला टेबल नहीं दिया होगा, पेपर में आपको टोटल इनकम का टैक्स रेट का टेबल तो दिया होगा, पेज नंबर 389 वाला टेबल तो दिया होगा, ये 386 वाला टेबल नहीं दिया होगा। ये आपको याद रखना पड़ेगा। यूजुअली आमतौर पर 2 लाख से 6 लाख के दरमियान ही रेंट आता है, जितने भी आपके न्यूमेरिकल है ना, तो वो ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, आप 5% बस याद रखें। तो 2 लाख तक एग्जाम्प्ट है, 2 लाख से जितनी ज़्यादा होगी उस पर 5% टैक्स है। तो ये कितना टैक्स आ गया जी? 6,000 आपके पास प्रॉपर्टी का टैक्स आ गया। ये दूसरी अमाउंट है जी। पहले टैक्स किसका ऐड करना है? गोल्डन हैंडशेक का। ये सेपरेट ब्लॉक की बात हो रही है। वो टैक्सेस जिनको हमने पहले छोड़ दिया था अब लिखना है, वो टैक्सेस जिनको हमने पहले छोड़ दिया था अब उनको लिखना है। एक टैक्स हमने छोड़ा था किसका? गोल्डन हैंडशेक का, दूसरा छोड़ा था प्रॉपर्टी का। उसके बाद तीसरी चीज टैक्स ऑन कैपिटल गेन्स। बेटा कैपिटल गेन्स की तो कई आइटम्स के साथ आपने लिखा था टू बी टैक्स सेपरेटली। देखें जरा, ये दोबारा याद करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए आपको। कैपिटल गेन में जिस आइटम के साथ हमने लिखा था टू बी टैक्स सेपरेटली एट द रेट ऑफ 10%, एट द रेट ऑफ 15%, एट द रेट ऑफ 7.5%, उन सब पर टैक्सेस आपने यहां पर लगाने हैं। मैं फिर भी उनको दोबारा लिख देता हूं ताकि आपको याद रहे वो कौन कौन सी आइटम थी जी कैपिटल गेन की जिनके साथ हमने लिखा था टू बी टैक्स सेपरेटली। मैं दोबारा लिख देता हूं, आप लोग देखें जरा ध्यान से। गेन ऑन सेल ऑफ सिक्योरिटीज, पहली चीज। गेन ऑन सेल ऑफ सिक्योरिटीज एक्वायर्ड, वो सिक्योरिटीज जो आपने खरीदी हैं बिटवीन 1 जुलाई 2013 टू 30 जून 2016। इन सिक्योरिटीज को बेचकर जो गेन हुआ था, इन सिक्योरिटीज को बेचकर जो गेन हुआ था उसके बारे में हमने पढ़ा था, इस पर टैक्स सेपरेट लगाना है। इसके बारे में 3 रूल्स हमने पढ़े थे कि अगर होल्डिंग पीरियड अप टू 12 मंथ्स हुआ, 12 महीने तक हुआ। फिर सेकंड पढ़ा जी होल्डिंग पीरियड more than 12 months but less than 24 months हुई। और इसका तीसरा रूल हमने पढ़ा था जी होल्डिंग पीरियड more than 24 मंथ। तो वो सब आइटम जिनके साथ हमने तब लिख दिया था टू बी टैक्स सेपरेटली, उन पर यहां पर आकर टैक्स लगाना है। कितना कितना टैक्स है जी? इस पर 15, इसकी अमाउंट पर 15% टैक्स लगाना है। जितनी भी अमाउंट होगी, इस गेन की जितनी भी अमाउंट होगी 15% टैक्स है। इस गेन की जितनी भी अमाउंट होगी उस पर 12.5%, और इस गेन की बेटा जितनी भी अमाउंट होगी उस पर 7.5% टैक्स मिलेगा। ये अमाउंट्स पर टैक्स कैलकुलेट करके आपने ऐड कर देना है। और इसी का दूसरा हिस्सा था गेन ऑन सेल ऑफ सिक्योरिटीज का। गेन ऑन सेल ऑफ सिक्योरिटीज का दूसरा हिस्सा था जी एक्वायर्ड आफ्टर 30 जून 2016। एक तो ये था गेन ऑन सेल ऑफ सिक्योरिटीज एक्वायर्ड बिटवीन, एक उसी का हिस्सा जी एक्वायर्ड आफ्टर। अगर एक्वायर्ड आफ्टर होगा तो जितनी भी अमाउंट्स होंगी, जितना मर्जी टाइम पीरियड हो, उस पर 15% टैक्स है जी। ये टैक्सेस आ जाएंगे जी इसके गेन ऑन सेल ऑफ सिक्योरिटीज के, जिनके साथ हमने तब लिख दिया था टू बी टैक्स्ड सेपरेटली। वो जिन के साथ आपने लिखा था टू बी टैक्स सेपरेटली, उन पर यहां पर आकर टैक्स लगाना है आपने। उसके बाद गेन ऑन सेल ऑफ
गेन ऑन सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी में हमने दो चीज़ें कहा था जी आएंगी, इसमें ओपन प्लॉट भी आएगा और कंस्ट्रक्टेड हाउस भी आएगा। इनका होल्डिंग पीरियड तो इनके हिसाब से होगा ना, लेकिन इन पर जो टैक्स लगना था उसके लिए मैंने टेबल बताया था आपको कि अप टू जितनी भी अमाउंट होगी अप टू ₹50 लाख, ये गेन अगर 50 लाख तक हुआ तो इस पर टैक्स होगा 5%। अगर ये गेन 50 लाख रुपए से ज़्यादा हुआ लेकिन 1 करोड़ तक हुआ, 1 करोड़ तक हुआ तो 10% टैक्स होगा। और अगर 1 करोड़ से ज़्यादा हुआ लेकिन 1.5 करोड़ तक हुआ, 1 करोड़ 50 लाख तक हुआ तो 15%, और अगर 1 करोड़ 50 लाख से ज़्यादा हुआ तो 20% टैक्स होगा, चाहे वो ओपन प्लॉट है चाहे कंस्ट्रक्टेड हाउस है। उसके बारे में हमने वहाँ पर रेगुलेशन पढ़ा था कि अगर इसका होल्डिंग पीरियड अप टू 12 मंथ है ना तो फुली टैक्सेबल है। फुली टैक्सेबल मतलब इन पर पूरी अमाउंट पर या 5% या 10% जिस कैटेगरी में आता है उस पर टैक्स लगेगा। अगर ओपन प्लॉट का होल्डिंग पीरियड अप टू 8 ईयर्स है, 1 साल से ज़्यादा लेकिन 8 साल तक हुआ, तो उसके 75% पर टैक्स लगना है। उसके 3/4 हिस्सा यहाँ 75% पर टैक्स लगना है। अगर होल्डिंग पीरियड लेस देन 12 मंथ हुआ तो फुली पूरी अमाउंट पर, लेकिन अगर 8 ईयर से ज़्यादा हुआ तो फुली एग्जाम्प्ट। और कंस्ट्रक्टेड हाउस की लिमिट जो है वो 4 साल की मैक्सिमम है, अप टू 12 मंथ हुआ तो फुली टैक्सेबल, 12 मंथ से ज़्यादा लेकिन 4 साल तक हुआ, 4 साल से कम हुआ तो 75% अमाउंट पर टैक्स लगना है। और अगर 4 साल से ज़्यादा हो गया तो फिर फुली एग्जाम्प्ट हो जाएगा। इसके अलावा कैपिटल गेन की आइटम्स में ये वो आइटम्स ही थी जिनके साथ हमने तब लिखा था कि टू बी टैक्स सेपरेटली है। तो यहां तक आपका ये वाला पोर्शन एड टैक्स ऑन सेपरेट ब्लॉक यहां तक कंप्लीट हो गया। तो यहां तक हम टोटल करेंगे ना तो हमारे पास आ जाएगा नेट जितने भी टैक्सेस आएंगे, ये रेट्स अप्लाई करके जितने भी टैक्स आएंगे, मिसाल के तौर पे मैंने लिखा ये भी टैक्स ऐड हो गया, ये भी ऐड हो गया, फॉर एग्जांपल इनको भी आप लिखते हैं तो ये 10,000 ये भी आ जाता है कोई भी इनमें से। तो यहां तक जो आपका टैक्स आएगा दैट इज नेट टैक्स पेएबल, नेट टोटल टैक्स पेएबल। अब ये जो टैक्स था ग्रॉस टैक्स पेएबल था, इसमें गोल्डन हैंडशेक का टैक्स ऐड करें, इसमें प्रॉपर्टी का टैक्स ऐड करें, इसमें कैपिटल गेन्स का टैक्स ऐड करें, और मुझे बताएं नेट टैक्स पेएबल कितना आता है। नेट टैक्स पेएबल कितना आ गया? 2,04,655 यहां तक का टोटल टैक्स आ गया। इट इज कॉल्ड नेट टोटल टैक्स पेएबल। ये स्टेप नंबर 7 था। उसके बाद आ रही स्टेप नंबर 8 पर। बेटा ये जो आइटम्स मैंने अभी आज आपको लिखवाई हैं स्टेप नंबर 7 में, ये कोई आपने स्पेशली दोबारा याद नहीं करनी, ये फॉर्मेट में ऑलरेडी हम याद करा चुका हूं मैं आपको। कैपिटल गेन वाली भी याद करवा चुका हूं, प्रॉपर्टी वाली भी याद करवा चुका हूं। तो नेट टोटल टैक्स पेएबल जब आ जाएगा आपके पास, नेट टोटल टैक्स पेएबल जब आ जाएगा स्टेप नंबर 7 के बाद 2,04,655, तो अब आखिरी स्टेप होगा स्टेप नंबर 8। स्टेप नंबर 8, स्टेप नंबर 8 में क्या करना है? ये तो आ गया अब तक का टोटल टैक्स। अब आपने स्टेप नंबर 8 में क्या करना है? लेस करना है वो सारे टैक्सेस को, उन सब टैक्सेस को लेस करना है जो हम ड्यूरिंग द ईयर पे कर चुके होते हैं। और हम क्लेम करते हैं कि हमसे आप इतना टैक्स मांग रहे हैं ना 2,04,655, हम क्लेम करते हैं, टैक्स डिपार्टमेंट से रब्ता करते हैं, उन्हें बाकायदा रसीदें देते हैं कि देखें ये वो टैक्सेस हैं जो हम ड्यूरिंग द ईयर पे कर चुके हुए हैं, तो आप मेहरबानी करके हमारा टैक्स कम करें, ये जो टैक्सेस हम पे कर चुके हुए हैं इनको माइनस कर दें। तो नेट टैक्स पेएबल में से क्या माइनस होना है?
टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, इसको कहते हैं टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, मतलब टैक्स पेड इन एडवांस, टैक्स पेड इन एडवांस। ये वो टैक्सेस हैं जो हम एडवांस में अदा कर चुके हैं, पहले से ही दे चुके हैं, ड्यूरिंग द ईयर ही पे कर चुके हुए हैं। ये वो कौन से टैक्सेस होंगे, क्वेश्चन पढ़ने से आपको पता चल जाएगा। आपको क्वेश्चन में बताया होगा भाई ये टैक्सेस हैं जो आप पे कर चुके हुए हैं। ये टैक्स आपके एम्प्लॉयर ने, जहां आप जॉब करते थे उसने काट लिया। ये टैक्स आप गाड़ी खरीदने गए, बाइक खरीदने गए, उन्होंने काट लिया। ये टैक्स जब आपने बैंक से पैसे निकलवाए तो बैंक वालों ने टैक्स काट लिया। ये आपके यूटिलिटी बिल्स में टैक्स काट लिया गया। जिस जिस मद में हमारा इनकम टैक्स काट लिया गया, जिस जिस मद में इनकम टैक्स काट लिया गया, हमने वो सारा एविडेंस के साथ टैक्स डिपार्टमेंट को प्रोवाइड करना है, ताकि वो हमारी टोटल टैक्स लायबिलिटी क्या कर दें, कम कर दें। वरना वो कहेंगे 2,04,655 पे करें। हमें फिर प्रूफ देना होगा कि देखें यूटिलिटी बिल्स में हमने ये इनकम टैक्स दिया हुआ है, हमने मोटरसाइकिल खरीदते वक्त ये टैक्स दिया हुआ है, हमने टेलीफोन बिल अदा करते वक्त ये टैक्स दे दिया था, हमने बैंक से पैसे निकलवाए उन्होंने हमारा टैक्स काट लिया। डिफरेंट सोर्सेज से जो हमने टैक्स पे कर दिया हुआ है वो टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स में आपने माइनस करना है। मिसाल के तौर पर वो कौन कौन सी आइटम हैं जो आम रूटीन में आपके न्यूमेरिकल्स में आएंगी, मैं वो आपको बता रहा हूँ, उनको नोट कर लें कि टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स की आइटम्स कौन सी हैं। सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली है जी टैक्स डिडक्टेड बाय एम्प्लॉयर। टैक्स डिडक्टेड बाय, आपका टैक्स आपके एम्प्लॉयर ने काट लिया, ये सबसे ज़्यादातर आने वाला टॉपिक है। टैक्स डिडक्टेड फ्रॉम सैलरी बाय एम्प्लॉयर। आपका एम्प्लॉयर आपकी सैलरी में से जितना टैक्स काट लेगा ना, क्योंकि उसे तो इंस्ट्रक्शंस होती हैं, उसे तो गवर्नमेंट की तरफ से, टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से इंस्ट्रक्शंस होती हैं कि जिस मुलाजिम की सैलरी इस अमाउंट से ज़्यादा हो ना, उसे टैक्स काट कर सैलरी देनी है आपने। मिसाल के तौर पर आपके एम्प्लॉयर ने आपका 1 लाख रुपया टैक्स काट लिया हुआ है, तो आपने टोटल टैक्स में से ही माइनस करना है। उसके बाद टैक्स पेड विद मोटर व्हीकल परचेज, आपने मोटर व्हीकल परचेज की तो उन्होंने आपका टैक्स काट लिया। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने 5,000 टैक्स काट लिया। देन टैक्स पेड विद टेलीफोन बिल, टैक्स जो टेलीफोन बिल के साथ आपका काट लिया गया, फॉर एग्जाम्पल वो 2500 था। देन टैक्स पेड ऑन कैश विदड्रॉल, टैक्स पेड ऑन कैश विदड्रॉल फ्रॉम बैंक, अबव ₹50,000। जब आपने बैंक से 50,000 रुपये से ज़्यादा कैश निकलवाया एक ही ट्रांजैक्शन में, उन्होंने आपका टैक्स काट लिया। मिसाल के तौर पर उन्होंने आपका 500 रुपया टैक्स काट लिया। उसके बाद आपको ये भी मैं समझा चुका हूँ, बता भी चुका हूँ, जब मैं इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज करवा रहा था, इनकम फ्रॉम एग्जामिनरशिप याद है, पेपर सेटिंग, टॉक डिलीवर्ड ऑन टीवी, तो मैंने कहा था ये आपको टैक्स काट कर इनकम मिलती हैं। वो जो टैक्स काट कर इनकम मिलती हैं वो यहाँ पर आपने उनका टैक्स माइनस करना है। टैक्स पेड या डिडक्टेड ऑन एग्जामिनरशिप, पेपर सेटिंग या टॉक डिलीवर्ड ऑन टीवी, तो ये एट द रेट ऑफ 10% कट गया होता है। जो टैक्स उन्होंने आपका काट लिया हो, फॉर एग्जाम्पल आपका ये 5,000 कट चुका हुआ है, तो ये आपने यहाँ पर माइनस कर देना है। उसके बाद टैक्स पेड या डिडक्टेड ऑन यूटिलिटी बिल्स, जितना गैस बिजली पानी का बिल होता है उस पर जितना टैक्स कट जाता है वो आपने माइनस कर देना है। मैं अज्यूम कर रहा हूँ ये अमाउंट के, फॉर एग्जांपल ये वो अमाउंट्स हैं। टैक्स पेड या डिडक्टेड एट द रेट ऑफ 5% ऑन परचेज ऑफ
डोमेस्टिक एयर टिकट, आप एयर टिकट ख़रीदते हैं तो उस पर डोमेस्टिक मुल्क के अंदर अगर आपने ट्रैवल करना है ना, तो जो आपको एयर टिकट आप ख़रीदते हैं उसमें 5% टैक्स लिया जाता है आपसे, इनकम टैक्स लिया जाता है। और अगर आप इंटरनेशनल टिकट ख़रीदते हैं दूसरे मुल्क में जाने के लिए, एंड एट द रेट ऑफ 4% ऑन परचेज ऑफ इंटरनेशनल टिकट, इंटरनेशनल एयर टिकट, बड़ा ध्यान से देखें शाबाश, 4% टैक्स लिया जाता है इंटरनेशनल एयर टिकट खरीदने पर और 5% टैक्स लिया जाता है डोमेस्टिक एयर टिकट खरीदने पर। जितना टैक्स आपको डोमेस्टिक एयर टिकट या इंटरनेशनल एयर टिकट खरीदने पर लिया जाता है आपसे, आपने वो बताना है कि भाई मेरी इनकम में से ये टैक्स जो है वो ऑलरेडी कट चुका हुआ है, एयर टिकट्स खरीदने पर मेरी इनकम में से ऑलरेडी ये टैक्स कट चुका हुआ है। टैक्स डिडक्टेड फ्रॉम इनकम, फ्रॉम रेंटल इनकम। होता क्या है, सम टाइम आप अपनी प्रॉपर्टी वो किराए पर देते हैं ना किसी सरकारी या नीम सरकारी इदारे को, किसी गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस को, किसी बैंक को, तो वो जब आपको रेंट देते हैं ना, तो वो रेंट में से रेंट का जो टैक्स बनता है ना वो काट कर देते हैं, क्योंकि हुकूमत ने उन्हें इंस्ट्रक्ट किया हुआ है कि आपने जब रेंट अदा करना है तो रेंट में से जितना टैक्स बनता है वो हुकूमत के ख़जाने में जमा करवाना है। तो आपने यहाँ पर आकर क्लेम कर देना है कि मेरा रेंट मुझे टैक्स काट कर मिला था, क्योंकि मेरा रेंट मुझे टैक्स काट कर मिला, इसका मतलब है रेंट का टैक्स तो मैं दे चुका हूँ ऑलरेडी। तो जितना टैक्स आपने रेंट पर दे दिया हुआ है वो आपने यहाँ पर क्लेम कर लेना है कि मेरा ये टैक्स ऑलरेडी पे हो चुका हुआ है। इसके अलावा 2-3 ऐसे क्वेश्चन हैं जिसमें वो लिखेगा कि एम्प्लॉय का जितना टैक्स बनता था ना, एम्प्लॉय का या एम्प्लॉय के टैक्स में से इतनी अमाउंट का टैक्स एम्प्लॉयर ने खुद पे कर दिया है। टैक्स ऑफ एम्प्लॉय बोर्न बाय एम्प्लॉयर। मेरी जरा बात समझिएगा बेटा, मैंने आपको ये ऑलरेडी भी लिखवाया हुआ है। जब हम इनकम फ्रॉम सैलरी लिख रहे थे और वहां पर फुली टैक्सेबल आइटम लिख रहे थे, जब इनकम फ्रॉम सैलरी लिख रहे थे और वहां पर फुली टैक्सेबल आइटम लिख रहे थे ना, तो वहां पर भी मैंने लिखवाया था और मैंने कहा था इसका दूसरा इफेक्ट मैं जाकर बाद में समझाऊंगा, अगर आपको याद हो तो। तब मैंने कहा था जितना आपका टैक्स बनता है, अगर आपकी कंपनी आपका टैक्स अदा कर दे तो ये आपको बेनिफिट तो है, बेनिफिट है तो इनकम फ्रॉम सैलरी में लिखा जाएगा। अब बेनिफिट है इनकम फ्रॉम सैलरी में लिख लिया आपने। दूसरी तरफ अगर आपके एम्प्लॉयर ने आपका टैक्स अदा कर दिया तो अब आपको वो अदा करने की ज़रूरत नहीं है, तो जितना आपका टैक्स आएगा ना उसमें से वो टैक्स माइनस कर दें जो आपके एम्प्लॉयर ने बियर कर लिया है। जो आपका एम्प्लॉयर कहता है जी मैं दे दूंगा आपका टैक्स, फॉर एग्जाम्पल ये 10,000 की अमाउंट है, 10,000 की अमाउंट है। आप किसी कंपटीशन में आपने कोई कार विन की है, कंपनी की कोई सेल प्रमोशन है, कंपनी ने कोई स्कीम निकाली है, आप उस स्कीम से आपने उस स्कीम के तहत कोई इनाम जीता है, आप किसी गेम शो में गए हैं वहाँ पर आपने इनाम जीता है, इनाम पर टैक्स तो नहीं है लेकिन जो इनाम की रकम है उस पर 20% टैक्स काट कर इनाम मिलता है। जो इनाम आपको मिलेगा, कार मिली है या कोई इनाम आपको मिला है किसी कंपटीशन में, वो अलग है, हाँ जी वो भी है, उस पर 20% टैक्स काट कर आपको मिलता है, तो वो 20% भी आपने यहाँ पर माइनस करना है। आखिरी आइटम है बेटा टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स की।
वो है जी टैक्स विदहेल्ड आप अगर किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं ना, और आपकी जॉब नेचर ये है कि कंपनी ने आपको कहा है भाई आपकी इतनी फिक्स सैलरी है प्लस आपको हम कमीशन भी देंगे। आप किसी कंपनी में जॉब कर रहे हो और उस कंपनी ने आपकी सैलरी इस तरह से फिक्स की हो कि भाई आपकी फिक्स सैलरी इतनी अमाउंट की है प्लस हम आपको इतनी कमीशन देंगे, तो ये असूल है कि कमीशन पर 12% टैक्स काट कर कमीशन आपको मिलेगी। कंपनी जब आपको पूरे महीने के बाद आपकी जितनी कमीशन बनती होगी ना, जब वो पे करने लगेगी ना, तो उसमें से 12% टैक्स काट लेगी, क्योंकि कंपनी को इंस्ट्रक्शन है कि जितने आपके मुलाजमीन कमीशन पे काम करते हैं ना, उनका 12% टैक्स काटना है आपने। तो कमीशन वैसे तो हमने फुली टैक्सेबल कर दी हुई है। आप देखें, हमने बेसिक सैलरी के बाद क्या लिखा है, बोनस, उसके बाद कमीशन। फॉर्मेट के शुरू में अगर आप याद करें तो बेसिक सैलरी के बाद हमने बोनस लिखा था, फिर कमीशन लिखी थी। भाई कमीशन हमने फुली टैक्सेबल कर दी। अब यहाँ आकर बताना है भाई इस कमीशन का टैक्स हम दे चुके हुए हैं, तो जितना कमीशन का टैक्स आप दे चुके हुए हैं, फॉर एग्जाम्पल आपने 5000 रुपया कमीशन का टैक्स दे दिया हुआ है, वो यहाँ पर आपने माइनस कर देना है। ये वो टैक्सेस हैं जो ड्यूरिंग द ईयर हम पे कर चुके होते हैं। आपने क्या करना है, अपने टोटल टैक्स में से ये टैक्सेस माइनस कर देने हैं जो हम पे कर चुके हैं, ताकि हमारे पास फाइनल टैक्स लायबिलिटी आ जाए। दैट इज कॉल्ड नेट टैक्स पेएबल विद रिटर्न। इस फाइनल आंसर के साथ हमने लिखना है नेट टैक्स पेएबल विद रिटर्न, कि ये अल्टीमेटली वो टैक्स है जो हमने अब अदा करना है, जो हमारी अभी जिम्मेदारी है कि हमने अदा करनी है। ये टैक्स बनता था, इसमें से जो पे हो चुका है इन सबको माइनस करके मुझे बताएं नेट टैक्स पेएबल विद रिटर्न की अमाउंट कितनी आती है। 52,655। दिस इज कॉल्ड नेट टैक्स पेएबल विद रिटर्न। यहाँ तक आपके न्यूमेरिकल का 97% पोर्शन कंप्लीट हो गया। फॉर्मेट का 97% पोर्शन कंप्लीट हो गया। अब कल का एक आखिरी लेक्चर होगा जो इसके बाद हमने क्या करना है, जब नेट टैक्स पेएबल विद रिटर्न निकाल लेंगे तो फिर हमने बताना है फाइनल टैक्स रिजीम के बारे में, FTR के बारे में, कि हमारी वो इनकम जो ना इनकम फ्रॉम सैलरी में लिखी है हमने, कुछ ऐसी इनकम भी रह गई हैं, मतलब जो कल हमने डिस्कस करनी है, कुछ ऐसी इनकम रह गई हैं जो ना हमने इनकम फ्रॉम सैलरी में लिखी हैं, ना प्रॉपर्टी में लिखी हैं, ना बिजनेस में, ना कैपिटल गेन में, ना अदर सोर्सेज में। ऐसी भी इनकम एक इंडिविजुअल अर्न करता है, ऐसी भी इनकम एक इंडिविजुअल अर्न करता है जो ना इनकम फ्रॉम सैलरी में आती है सेक्शन 12 में, ना प्रॉपर्टी में आती है, ना बिजनेस में आती है, ना कैपिटल गेन में, और ना अदर सोर्सेज में। उन इनकम को लिखा जाता है FTR में। FTR स्टैंड फॉर फाइनल टैक्स रिजीम। कल हमने वो इनकम और उनका टैक्स डिस्कस करना है जो इनकम इन पांचों सोर्सेज में नहीं आएंगी। तो जब आपके सामने पेपर में न्यूमेरिकल आएगा या यहाँ पर हम जब प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे ना, तो हमने क्वेश्चन में देखना है कि क्वेश्चन में कौन सी इनकम FTR की इनकम है, कौन सी इनकम सैलरी की है वो सैलरी में लिख देनी है, प्रॉपर्टी वाली प्रॉपर्टी में, बिजनेस वाली बिजनेस में, कैपिटल गेन वाली कैपिटल गेन में, अदर सोर्सेज वाली अदर सोर्सेज में लिख देनी है, और जो इन पांचों के अलावा इनकम होगी उसको सबसे एंड पर FTR में लिखना है। तो उन इनकम्स के बारे में हम कल इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, तो आपका ये फॉर्मेट इंशाल्लाह 100% कंप्लीट हो जाएगा।